हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये है क्या? दिस इज अ पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। ये स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। ऑल्सो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ G7। मैंने आपको बाकी G7 के इनिशिएटिव भी बताए थे। दैट इज कौन कौन से थे, रिवाइज कर लो। PGII, देन एनर्जी फॉर ग्रोथ in Africa, and then Hiroshima AI process. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ G7 ग्रुप, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में ये बना था, G7 का इनिशिएटिव है। अब ये बनाया क्यों गया था? इसका एम है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो टेररिस्ट को फाइनेंस करना या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनकी फाइनेंसिंग होनी, तो इन सबको जो है ये चेक रखते हैं इन चीजों के ऊपर। ठीक है, सो व्हाट इज द एम? दैट इज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ओके, सो इट इज अ 40 मेंबर बॉडी, जिसमें से 38 तो कंट्रीज हैं और दो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, दैट इज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में भी हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंडिया जो है, इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर कब बना? 2010 में बना था। 2006 में इंडिया को जो है ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था और 2010 में 2010 में फुल टाइम मेंबर बन गया था। सो टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 40 मेंबर्स हैं, जिसमें से 38 तो कंट्रीज हैं, दो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, दैट इज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब इसके हेडक्वार्टर्स किधर है? इसका हेडक्वार्टर्स है फ्रांस, पेरिस फ्रांस में। क्योंकि पेरिस की अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट इज बेस्ड ऑन पेरिस बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, तो ऑब्वियसली इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होने वाला है? पेरिस फ्रांस में। अभी रिसेंटली इन्होंने जो है मोनाको एंड वेनेजुएला को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है और रिमूव किया है जमाइका एंड तुर्की को। तो ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी अभी किसको ऐड किया गया है और किसको रिमूव किया गया, इसको इंटरचेंज करके दे कैन आस्क यू दिस। सो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, दैट इज ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF। इनकी दो लिस्ट होती हैं FATF की, दैट इज ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। तो अब ये ग्रे लिस्ट में कौन कौन आते हैं? ग्रे लिस्ट में जो है इसमें जो है मॉनिटरिंग इंक्रीज कर दी जाती है, मतलब जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, मतलब इनके ऊपर जो है नजर ज्यादा रखी जाती है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ नहीं करें। तो कम से कम 20 कंट्रीज हैं इसमें, इस टाइम पे ग्रे लिस्ट में। कौन कौन सी हो गई? सीरिया, येमेन। अब ये कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि करंटली अगर हम सारा सिनेरियो देखें तो जो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, जो उसमें सीरिया के साथ भी लड़ाई हुई, लेबनान, तो ये कंट्रीज मिडल ईस्ट डेफिनेटली गल्फ कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो पता होना चाहिए इनके बारे में भी। ऑल्सो पाकिस्तान नहीं है इस लिस्ट में जो पहले था, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। नो निकारागुआ, निकारागुआ इज एन अफ्रीकन कंट्री। ओके, तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। सोन आई विल बी लॉन्चिंग एन वर्ल्ड मैप के ऊपर कोर्स, तो आप उसमें हम हर कंट्री को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो आप जरूर उस कोर्स को देखना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रे लिस्ट। नाउ अदर वन इज द ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में जुरिस्डिक्शन जो है हाई हो जाता है, मतलब कॉल फॉर एक्शन की बात हो जाती है कि एक्शन लिया जाता है कि इनको बिल्कुल स्टॉप किया जाता है कि ये चीजें नहीं कर सकते हैं, बैन कर दिया जाता है इनको। जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, म्यांमार हो गया, इन तीनों के ऊपर जो है, ये तीनों जो है ब्लैक लिस्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रे लिस्ट में कौन है? सीरिया, येमेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक एटसेट्रा, एंड देयर इज नो पाकिस्तान, नो निकारागुआ, उनको इस लिस्ट से जो है निकाल दिया गया है। और ब्लैक लिस्ट में हाई जुरिस्डिक्शन हो जाता है, हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। 3 कंट्रीज हैं सिर्फ ब्लैक लिस्ट में, कौन कौन सी हैं? नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। अब ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट के बारे में हम स्टडी तो कर रहे हैं, अब इसका क्या रीजन क्या है कि क्यों इसमें नहीं आना चाहते? उसका ये है कि जो भी लिस्ट में होता है, जो भी जैसे ब्लैक लिस्ट हो गया, तो उनको जो है फाइनेंशियल एड नहीं मिलता है टू द ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज। किससे नहीं मिलता? IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यूरोपियन यूनियन से।
अभी अगर आपने देखा होगा, अभी अभी पाकिस्तान को डोनेशन मिला है, फंड मिला है, फाइनेंशियल एड मिला है, जब हमारी फाइट हुई थी उनके साथ वॉर के टाइम पे, तो इसीलिए मिला है क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट में नहीं है, दे आर नॉट इवन इन द ग्रे लिस्ट। ओके, सो ये चीज पता होना चाहिए। देन अब इनकी मीटिंग्स भी होती हैं, देयर आर प्लेनरी मीटिंग्स ऑफ एफएटीएफ, ये कम से कम 3 साल साल में 3 बार मिलते हैं सारा स्टॉक रखने के लिए। जैसे इनकी एक, अब जैसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, एंड आई एम टेलिंग यू ये क्वेश्चन आएगा जरूर, क्योंकि अभी अभी इंडिया की ये रिपोर्ट निकाली गई है और इंडिया का काफी अच्छा इसके ऊपर जो है रिस्पॉन्स रहा भी है, अच्छा उनका आया है सामने। सो आपको पता होना चाहिए कि एफएटीएफ की जो रिपोर्ट है वो क्या है, दैट इज अ म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। ठीक है, फॉर द कंट्रीज इनको रिव्यू किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर इनको जो है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, और इनका जो डिसीजन है वो कंसेंसस बेस्ड होता है। और अभी अभी जुलाई 2024 में सिंगापुर में इनकी एक मीटिंग हुई थी, एफएटीएफ ने लिखा था जिसमें इन्होंने म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट है किसी। अब ये प्रोसेस क्या है, MER प्रोसेस, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट प्रोसेस रिलेटेड टू एफएटीएफ, ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं रेगुलर पीयर रिव्यूड इवैल्यूएशन, मतलब प्रॉपर सारी इवैल्यूएशन कंडक्ट की जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, कौन सा ब्लैक लिस्ट में, किसको वहां से निकालना है, किसको उसमें डालना है। सो दिस इज व्हाट ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट इज ऑल अबाउट, एंड दिस इज about FATFs. That's all for today. I'll meet you in the next class. Thank you.